students. Today I'll discuss about angle of contact and drops and bubbles. So first of all, I'll discuss about angle of contact. यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग देखने वाले हैं वो वाटर ड्रॉप्स के लिए है। वाटर ड्रॉप में किस तरीके से एंगल क्रिएट होता है उस चीज़ को समझना है। मतलब वाटर ड्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे यदि रखा जाए तो किस तरीके के का मतलब वहाँ पे शेप बनाता है और साथ ही साथ कितना एंगल वहाँ पे किस तरीके से एंगल क्रिएट करता है उस चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो आप लोग एक्चुअली देखे होंगे कि यदि हम एक स्टील के प्लेट पे या तो ग्लास के प्लेट पे या तो किसी लीफ पे मतलब कह सकते हैं एक तरीके से लीफ मतलब कि कोई भी पत्ता पे यदि हम वाटर ड्रॉप को देखते हैं तो वहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप दिखता है। जैसे प्लेट पे देखें तो कुछ इस टाइप का शेप दिखता है, इस टाइप का, या तो थोड़ा सा हो सकता है और ज़्यादा, मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, और ज़्यादा रेडियस का हो सकता है ये। और यदि आप ग्लास पे देखते हो तब भी कुछ इस टाइप से ही हम लोग को दिखता है। ठीक है। और यदि हम किसी लीफ पे देखते हैं, किसी पत्ते पे देखते हैं, तो मॉर्निंग टाइम में आप देखना, किसी ग्रास पे देखना या तो लोटस लीफ पे देखना तो कुछ इस टाइप का शेप बनाता है। मतलब इस वाटर मतलब ये लीफ जो है लीफ से थोड़ा सा ही अट्रैक्ट होता है, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, बाकी मतलब नहीं के बराबर नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है इसका यहाँ पे लीफ के साथ। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स जो है, एडहेसिव फोर्स वो इसका बहुत कम है और इसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। कोहेसिव का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे कि अपने इंटर मतलब अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। तो वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, उसके लीफ के साथ, लीफ के मॉलिक्यूल के साथ बहुत कम अट्रैक्शन है। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्लास सरफेस है और ग्लास सरफेस पे क्या हो रहा है कि ग्लास का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल दोनों में अट्रैक्शन है। अब जितना ज़्यादा जितना अट्रैक्शन है उतना यहाँ पे क्या है ये, और वहाँ पे लिंक्ड है उसके साथ। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सो वाटर का और लिक्विड का दोनों के साथ यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है और यहाँ पे लीफ के साथ बहुत कम अट्रैक्शन है। तो हमको एक्चुअल में देखना है कि यदि इस तरह का शेप बनाता है तो एंगल किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मतलब इस टाइप का शेप बनाता है तो एंगल कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब क्या करना है आपको, इसके टेंजेंट से, ये टेंजेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे दो सरफेस है ना, एक ग्लास सरफेस है एक वाटर सरफेस है और इधर क्या एयर मीडियम है, चारों तरफ एयर मीडियम है। तो हमको एंगल देखना है इस ग्लास मीडियम के साथ और वाटर मीडियम के साथ, तो दोनों के बीच का एंगल देखना है। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से टेंजेंट, इसका टेंजेंट पे क्या करो, कुछ इस तरीके से लाइन खींच दो, वो आपको एंगल रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो वाटर और इस ग्लास मीडियम के साथ कुछ इस तरीके से एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे एंगल जो बनेगा ये एंगल जो है सो हमेशा आपका बनेगा एक्यूट एंगल। ऐसे यदि ऐसा ऐसा शेप होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट मतलब थीटा जो है सो लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल बनाता है ऐसे सिचुएशन में। और वही चीज़ लीफ के साथ देखा जाए तो लीफ में यहाँ भी टेंजेंट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल किस तरीके का है। तो आप चाहो तो इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर से भी, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। ये टेंजेंट हो गया इसका ना, दिस वन विल बी टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो एंगल वाटर और इस लीफ के बीच में तो एंगल आपका कुछ ये वाला बनेगा, दिस वन, ये थीटा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस वन एंगल इज द ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये थीटा जो है सो हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ इस तरीके से होता है। मतलब यदि वाटर ड्रॉप जो है सो पूरा स्फेरिकल बनता है तो वैसे सिचुएशन में हमेशा ऑब्ट्यूस होगा वो, मतलब थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में इसके साथ है और यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्टैक्ट में, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इसका, मतलब यदि मैं यहाँ का मॉलिक्यूल का बात करूँ, इस पॉइंट के एक मॉलिक्यूल की बात करूँ, यदि मैं छोटा सा मॉलिक्यूल यहाँ पे इस पॉइंट का या तो फिर इस पॉइंट का, कहीं का एक पॉइंट का हम यदि मॉलिक्यूल को देखें तो ये मॉलिक्यूल कितने सरफेस से इंटरेक्ट है, ये टोटल 3 सरफेस से इंटरेक्ट है। एक तो ग्लास से है, देखो हम तीनों पॉइंट दिखा रहे हैं, एक इधर, एक हो जाएगा इस साइड और एक तो इधर है ही। तो किसके किसके बीच में, यहाँ पे टोटल 3 मीडियम्स हैं, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम एंड वाटर मीडियम, टोटल 3 मीडियम इज देयर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, सरफेस टेंशन, इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन हो रहा है तो सरफेस टेंशन जो है इस मॉलिक्यूल के लिए जो सरफेस टेंशन होगा उसके लिए कैसे, मतलब वो जो सरफेस टेंशन का एक तरीके का फोर्स है तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस वन सरफेस टेंशन इज, कौन कौन सा सरफेस है यहाँ पे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है लिक्विड, लिक्विड और एयर के बीच में, मतलब ये फोर्स जो लग रहा है वो किस किस
बीच में लग रहा है, लिक्विड और एयर के बीच में। यहाँ पे देखो ना 2 ही मीडियम दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस और इसके बेस में लिख देंगे लिक्विड एयर। मतलब यहाँ पे जो 2 सरफेस दिख रहा है वो है, ये लाइन जो हमारा है वो किसके किसके बीच में है, लिक्विड और एयर के बीच में है। नेक्स्ट वन, इस साइड को यदि देखें ये वाला लाइन को, तो यहाँ पे आपको जो सरफेस टेंशन होगा, दिस वन सरफेस टेंशन इज, इसका बेस में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, एक देख सकते हो सॉलिड है ग्लास मीडियम, और दूसरा कौन सा है, वाटर। कि दूसरा मीडियम यहाँ पे क्या है, एक तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो एक ग्लास जो है तो सॉलिड मीडियम बोल दो उसको। तो यहाँ पे क्या क्या है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में, देखो ये और ये दोनों लिक्विड और सॉलिड, तो यहाँ पे बेस में लिखाना पड़ेगा लिक्विड एंड सॉलिड, एल करके लिखा सकते हो, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम। और इस साइड ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इस साइड यदि देखो तो यहाँ पे कौन कौन सा है, इस साइड यदि देखोगे तो कौन कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये मॉलिक्यूल को देखना है सिर्फ, इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, ये लाइन जो है सो लिक्विड एयर के बीच में, इस मॉलिक्यूल के लिए इस साइड यदि देखें तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में, और इस साइड देखें तो सॉलिड और एयर के बीच में है। तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको सॉलिड एंड एयर, कुछ इस तरीके से। तो टोटल हमको 3 लाइन यहाँ पे मिला। अब कंडीशन यहाँ पे ये होता है, मतलब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है यहाँ पे आपको, कि ये मॉलिक्यूल जो है कब इक्विलिब्रियम में होगा। इस मॉलिक्यूल को, मतलब इस एक वाटर मॉलिक्यूल को हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम में कब होगा और कैसे इसको इक्विलिब्रियम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो देखो इक्विलिब्रियम में हम तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये बैलेंस्ड हो। तो बैलेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट या तो अप इज इक्वल्स टू डाउन करते हैं हम लोग, तभी इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे क्या करो, इसका ये जो देखो ये लाइन हमारा एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम यदि इधर ले आए तो हम इक्विलिब्रियम में इसको दिखा सकते हैं। किस तरीके से, हम यदि इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कंपोनेंट 2 बनेगा ना, एक वाई एक्सिस के लिए कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स एक्सिस के लिए कंपोनेंट बनेगा। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा इस एस एल ए का, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस एल ए कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा, और इधर यदि लेंगे तो साइन थीटा भी मिलेगा हमको, बट हमको साइन थीटा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डाउन में कुछ नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो है सो इक्विलिब्रियम में अब हो गया। इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू दिस वन, मतलब क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि दिस वन इक्वेशन एस, और इसका एक क्या है एल एस लिक्विड सॉलिड प्लस एस एल ए लिक्विड एयर कॉस थीटा है साथ में ना कंपोनेंट, इज इक्वल्स टू, मतलब ये हो गया राइट, इज इक्वल्स टू लेफ्ट करो तो एस सॉलिड एयर, दिस वन। ये एक इक्वेशन बना यहाँ पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और ये थॉमस अंग ने दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है यंग्स इक्वेशन, इसको बोला जाता है यंग्स इक्वेशन। थॉमस अंग ने इस इक्वेशन को दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है थॉमस अंग इक्वेशन, या तो यंग इक्वेशन डायरेक्ट बोल सकते हो, यंग इक्वेशन। इसमें भी वही फंडा होगा, ठीक है, इसमें भी सेम है, यहाँ पे एस एल ए होगा, इस जगह पे एस एल ए मतलब सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड एयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड यदि देखो तो इस साइड हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड सरफेस टेंशन फॉर सॉलिड एयर, और इस साइड देखोगे तो हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, इसी तरीके से। और इक्वेशन आपका इसके लिए भी सेम आएगा, एज इट इज आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को देखते हैं, और एंगल किस तरीके से बनाते हैं आप समझ चुके होंगे। एंगल को हमेशा किधर बनता है, लिक्विड की तरफ, लिक्विड की तरफ एंगल बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम एक्चुअली ड्रॉप का ही तो एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्रॉप जो है सो किसी सरफेस पे यदि है तो कितना एंगल और किस तरीके से एंगल बना रहा है। तो एंगल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और यदि इक्विलिब्रियम में किसी मॉलिक्यूल को दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स पे। तो ड्रॉप एंड बबल्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। यदि ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में क्या होता है ना कि आप एक तरीके से वाटर ड्रॉप यदि लोगे तो पूरा वाटर उसका अंदर तक उसका पूरा डेंस रहेगा, मतलब पूरा लिक्विड होता है, पूरा लिक्विड, मतलब कहीं पे बीच में कोई गैप नहीं, बीच में जो है सो एयर का कोई, मतलब बीच में एयर होगा ही नहीं, तभी हम उसको ड्रॉप बोल सकते हैं। तो ड्रॉप किस तरीके का शेप का होगा, मतलब वाटर ड्रॉप जो है, हम देखो यहाँ पे 3 तरह का ड्रॉप बनाए हैं। ये हो गया तुम्हारा वाटर ड्रॉप, ये हो गया एयर ड्रॉप, ये एयर ड्रॉप बोल सकते हो, इन वाटर अंदर के, मतलब वाटर के अंदर। और ये क्या है, सॉप बबल। टोटल 3 चीज़ यहाँ पे है, तीनों पे हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाटर ड्रॉप पे डिस्कस करते हैं।
वाटर ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप, और ये पूरा वाटर से पैक है, मतलब इसमें एयर का कोई, मतलब अंदर इन साइड में एयर का कोई भी मतलब पार्ट नहीं है, एयर मतलब नहीं रहता इसके अंदर। और आउट साइड में हमको क्या मिलेगा, आउट साइड में एयर मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, एयर बबल्स, जिसको एयर ड्रॉप यहाँ पे लिख दिए हैं, एयर बबल बोल सकते हो इसको, एयर बबल इन वाटर। वाटर में जो एयर बबल्स होते हैं, जैसे कभी कभी देखते होगे कि पानी के अंदर में बुलबुला निकलता है, अंदर से ऊपर की तरफ पानी आता है, तो उस जो अंदर होता है ना वो एक्चुअल में एयर बबल होता है, इसको एयर बबल बोला जाता है। यहाँ ड्रॉप नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एयर बबल, एयर बबल इन वाटर, वाटर के अंदर होता है एयर बबल। तो इसमें क्या देखते हैं कि अंदर में एयर है, इस बबल के अंदर, अंदर में एयर है और बाहर में क्या है, वाटर है, बाहर में वाटर है, मतलब वाटर के अंदर है ये बबल। तो कुछ इस तरीके का शेप बनता है। और ये सॉप सोप बबल जो है, साबुन का बुलबुला जो होता है, ये बचपन में मतलब क्या बोल सकते हो इसको लोग, इसका नाम नहीं बता सकते अभी हम, लेकिन इसको सॉप बबल जो है सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें दो लेयर होते हैं, मतलब एक तरीके से बोल दो कि इधर एयर, इधर इधर एयर है और इसका पहला सरफेस इस साइड से, और इधर भी एयर है और फिर इधर सॉप सॉल्यूशन का मतलब सरफेस, मतलब कुल मिला के कर दें तो यहाँ पे अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, और बीच में क्या है, सॉप का सॉल्यूशन का लेयर, मतलब बीच में वाटर है। ये वाटर हो गया, वाटर सरफेस, और इधर क्या है, एयर है, इधर भी एयर है। तो हमको एक्चुअली यहाँ पे जानना क्या है, ये तो ड्रॉप और बबल को हम लोग देख लिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस वो क्या, मतलब किस तरीके का होता है। आप देखते होंगे कि सोप बबल जो है पहले छोटा होता है और धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो क्या होता है, बड़ा होता है और फूट जाता है। पानी का में भी जब बारिश होती है तो बारिश होते समय आप देखते होंगे कि वहाँ पे बुलबुला निकलता है ना, और वो जो है सो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, सरफेस टेंशन के कारण वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर जा करके वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अंदर कोई ना कोई प्रेशर है और बाहर भी कोई ना कोई प्रेशर है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ आउट, मतलब बाहर वाला, इंटरनल से एक्सटर्नल वाला मतलब जो है सो कम है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके इन साइड में जो प्रेशर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी आई, प्रेशर इन साइड, और जो आउटसाइड में प्रेशर है उसको बोलेंगे प्रेशर इन आउटसाइड। तो पी जीरो से इसको पी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देर आर टू प्रेशर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेशर इन साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ये चीज़, ये फंडे पे काम करता है ये बबल, बबल हो चाहे ड्रॉप हो, वाटर ड्रॉप भी है तो वही सिचुएशन में होगा वो, और यदि एयर ड्रॉप मतलब एयर बबल भी होगा तब भी वही सिचुएशन है, इनसाइड प्रेशर ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइड, और इसके लिए भी वही फंडा यहाँ पे होगा, मतलब इन साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइड। तो आउटसाइड में किसका प्रेशर होगा, आउटसाइड में एयर का प्रेशर होगा, ठीक है। और अंदर भी एयर का प्रेशर होगा, मतलब डिपेंड करता है कोई भी मीडियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर होगा, इसमें एयर का प्रेशर इनसाइड होगा, इसमें भी एयर का प्रेशर इनसाइड होगा। बट यहाँ पे सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बड़ा रोल है इसमें सरफेस टेंशन का। फिर जो भी है, हम जानते हैं कि बबल जो है सो धीरे धीरे बड़ा होता है और जा करके फूट जाता है या तो टूट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना ये है कि एक हम वाटर ड्रॉप लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक वाटर ड्रॉप लेते हैं और इसमें प्रेशर डिफरेंस को हम लोग मतलब कैलकुलेट, इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका मैथमेटिकल मतलब एक्सप्रेशन होगा। तो हम मानते हैं कि एक वाटर ड्रॉप हमारे पास है और इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब क्या है कि इसका इंटरनल प्रेशर जो है सो पी आई इस पर लगा तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब नेग्लेजिबल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। और बड़ा होकर के कितना हो गया, कुछ इतना बड़ा हो गया, ये इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है इसलिए, मतलब यहाँ पे ये वाला फंडा काम कर रहा है, प्रेस इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर ये वाला लग रहा है पी ओ। तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये वाला रेडियस जो है सो यहाँ तक ले लेते हैं और इसको लिख देंगे, कितना रेडियस हो जाएगा इसका, तो इसमें रेडियस विल बी आर प्लस डेल्टा आर, इतना रेडियस में इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के कारण इतना इंक्रीमेंट हुआ है।
ठीक है। तो हमको प्रेशर डिफरेंस का यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल करना है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे यदि इसका साइज बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर इसमें क्या हुआ, डेल्टा आर इसका डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इसके एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब पहले एनर्जी कुछ था और अब एनर्जी जो है सो कुछ है। तो पहले एनर्जी इसका कितना था, मान लो कि हम इसका मतलब इंक्रीमेंट होने से पहले इसका एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये चीज़ पढ़ चुके हैं। मतलब ई, इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये चीज़, इस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग में जो इसका ये स्फेयर था जिसका रेडियस क्या था, आर था, तो वैसे उस समय पे, उस टाइम पे जो इसका एनर्जी होगा वो कितना होगा। तो उस टाइम पे इसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है आपको, लिक्विड और एयर ना। लिक्विड यहाँ पे पूरा ही लिक्विड सरफेस, मतलब ये पूरा लिक्विड और बाहर साइड में क्या है, एयर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो कौन कौन सा है, लिक्विड और एयर के बीच में लग रहा है। तो सरफेस टेंशन इनटू क्या देखना है हमको, इसका एरिया, इसका एरिया को देखना है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा, हम एरिया कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ द ड्रॉप, दिस वन वाटर ड्रॉप। तो यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख दो, इसका एरिया कितना होगा, 4πr² के बराबर होगा, क्योंकि एरिया तो वही होता है 4πr² ऑफ द, मतलब एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²। तो एनर्जी स्टार्टिंग में इतना था, अब एनर्जी जो है सो इंक्रीज हो गया, एनर्जी इसका बढ़ा, किसके कारण, ये इस एनर्जी बढ़ गया क्योंकि ये थोड़ा सा वर्क और ज़्यादा कर लिया, तो जाकर के इसका स्फेयर जो का साइज जो है सो बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये सरफेस टेंशन कुछ इतना है और इसका एरिया जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, तो ए डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। या तो A2 मान सकते, इसको A1 इसको A2 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, SLA सरफेस टेंशन इंटू 4π, और आर की जगह पे क्या चेंज हो गया, हमारा आर प्लस डेल्टा आर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर ऑफ स्क्वायर। तो एनर्जी में इतना मतलब चेंजेस आया इसमें, मतलब स्टार्टिंग में E1 था, अब उसमें जब वर्क हुआ थोड़ा सा, मतलब उसका साइज जब बढ़ा तो उसका एनर्जी जो है E2 के बराबर हो गया। तो इसमें हमको पता करना है कि इसमें कितना चेंज हुआ, एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसके लिए हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा चेंज ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ एनर्जी कैसे दिखाएंगे, डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस E1, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो E2 माइनस E1 यदि यहाँ पे, तो E2 का वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे लिखेंगे SLA, और यहाँ पे क्या है 4πr प्लस डेल्टा आर टू द पावर ऑफ स्क्वायर, माइनस फिर उसका SLA इंटू 4πr², ये चीज़ है। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा SLA कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4π और 4π दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 4π लिख देंगे। तो साथ में अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा आर, मतलब A² प्लस B² प्लस 2ab में इसको ये कर दिए, माइनस माइनस है, यहाँ पे क्या बचा r², कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा होगा, यहाँ से AR² और AR² कट जा रहा है, और ये डेल्टा r², दिस इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ वेरी स्मॉल, इसको इसलिए फिजिक्स को क्या करता है, नेगलेक्ट करता है, छोटी चीज़ को नेगलेक्ट करता है, बहुत छोटा है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, सिर्फ बचा 2r डेल्टा आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको SLA 4π इंटू 2r डेल्टा आर। इसको यदि आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8π, देखो 4 इंटू 2, 8π आर डेल्टा आर, और इसको SLA मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है, कुछ इतना आ रहा है मेरा। तो चेंज ऑफ एनर्जी हमारा कुछ इतना आ गया, ये आ गया चेंज ऑफ एनर्जी। हम फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये इसमें एनर्जी का चेंजेस मिला। अब हमको देखना है इफेक्टिव प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना चेंजेस आया है यहाँ पे। तो जो प्रेशर में चेंज है ना, एक्चुअल में यदि यहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर की बात करूँ मैं, इफेक्टिव प्रेशर, तो इफेक्टिव प्रेशर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि पी है, कुछ प्रेशर है जो चेंज कितना, मतलब वो कितना प्रेशर में चेंजेस दिखा रहा है हमको। तो मतलब क्या होगा, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा तो इंटरनल है। तो ये चेंज इन प्रेशर हमको पी के, डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी जीरो, दिस इज द इफेक्टिव प्रेशर।
ठीक है। और यहाँ पे यदि देखो इसका साइज यदि बढ़ रहा है तो यहाँ एक फोर्स तो एक्ट हो रहा होगा इस पर, वो फोर्स किसके बराबर है, तो हम जानते हैं फोर्स जो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। तो इसको इसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, देखो किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, हियर हियर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो वो एरिया तो हम जान रहे हैं कितना है वाटर का, वाटर का जो एरिया है स्टार्टिंग में जो था वही वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर हमारा निकला हुआ है कितना, पी आई माइनस पी जीरो, सॉरी पी आई माइनस पी ओ, और एरिया हो जाएगा 4 पाई r² दिस वन। ये चीज़ इतना फोर्स लगा है इस पर, तब जा करके उसका जो सो एक्सपेंडेशन हुआ है, उसका साइज जो है तब बढ़ा है जा करके। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स निकल गया। अब फोर्स जब निकल गया तब हम लोग वर्क डन देखते हैं कि कितना वर्क डन हुआ वहाँ पे, वो तो एनर्जी कैलकुलेट किए थे ना। अब हम लोग वर्क देखते हैं कि वहाँ से यदि डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कितना वर्क हुआ उस जगह पे। तो वर्क यदि तुम कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर के बराबर। डेल्टा आर ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे। तो फोर्स हमारा कितना है, फोर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं, कितना है पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई r², और साथ में क्या है डेल्टा आर। ये हमारा क्या चीज़ हो गया, वर्क हो गया। तो ये वर्क है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो वर्क और एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, हम जानते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी बोलो एक तरीके से तो चलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। सो हम लोग वर्क और एनर्जी को इक्वेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों एक समान होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, या तो 2 इज इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला इक्वेशन, पहले ए वाला टर्म को यहाँ पे रखते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा, ए वाला इक्वेशन 1 8 पाई r डेल्टा आर एस दिस वन एल ए। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, दोनों साइड से, दोनों साइड से कुछ कट रहा होगा। दोनों साइड से सबसे पहले एक आर यहाँ से कट जाएगा, ये कट गया, साथ साथ ये डेल्टा आर कैंसिल हो गया, और ये 4 2 8 कट गया, पाई पाई कैंसिल, इतना चीज़ कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बचा मेरे पास, अपने पास बचा है यहाँ पे पी आई माइनस पी ओ इंटू आर इज इक्वल्स टू वाट 2, और इधर क्या है एस एल ए 2 इंटू सरफेस टेंशन। मतलब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो आपको मिला, फाइनल चेंज इन प्रेशर, वो किसके बराबर मिल रहा है, चेंज इन प्रेशर जो है, मतलब प्रेशर इफेक्टिव प्रेशर बोलो इसको, या तो चेंज इन प्रेशर बोलो, जो भी है वो आपको किसके बराबर मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय दिस वन आर, वो नीचे आएगा। तो इतना मिला आपको प्रेशर डिफरेंस दिस वन। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ यहाँ पे हमको दिखा। अब कंडीशन है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस हमको यहाँ पे मिला, वो प्रेशर डिफरेंस किसके लिए एप्लीकेबल है, ये है वाटर ड्रॉप के लिए एप्लीकेबल है, और एयर बबल इन वाटर के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये इक्वेशन जो है ये तो सबसे पहले हमारा होगा किसके लिए, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के लिए प्रेशर डिफरेंस है। नेक्स्ट वन हम यदि इसी को फिर से लिख दूँ, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2 SLA डिवाइड बाई आर, ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हो जाएगा आपका एयर ड्रॉप्स या तो एयर बबल के लिए। एयर बबल इन वाटर डालना पड़ेगा यहाँ पे, इन वाटर, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, दो ही लेयर बन रहा है, एक बाहर साइड में वाटर है और अंदर में एयर है, तो दो सरफेस मतलब दो ही चीज़ इसमें दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ यदि आप बोलोगे सॉफ्ट बबल के लिए, तो सॉफ्ट बबल में आपका इक्वेशन चेंज कर जाएगा। सॉफ्ट बबल के लिए क्या होगा वो देखो, सॉफ्ट बबल्स, तो सॉफ्ट बबल में क्या होता है ना कि इसका जो सरफेस है, इसमें एक तरीके से ऐसे मानना पड़ेगा कि इसमें अंदर एयर है और बाहर भी एयर है। ठीक है, और बीच में क्या है, ये वाला सरफेस पे वाटर है। टोटल तीन चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। तो होता क्या है ना कि एक इधर के लिए, इस साइड के लिए, और एक इस साइड के लिए, दोनों साइड से हमको प्रेशर डिफरेंस मिलने वाला है। मतलब दोनों साइड से सरफेस टेंशन यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाला है। मतलब कुल मिला के इस तरीके से समझो कि सॉफ्ट बबल में जो होता है वो दो लेयर होता है। सॉफ्ट बबल में एक इंटरनल लेयर, अनदर वन इज द मतलब एक्सटर्नल लेयर, वहाँ पे दो लेयर है, और दोनों के ऊपर जो यहाँ पे
प्रेशर डिफरेंस होगा वो दोनों के लिए, मतलब क्या कह सकते हैं कि इधर से जितना प्रेशर डिफरेंस हमको मिलेगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस इस साइड से मिलेगा, मतलब जितना प्रेशर डिफरेंस अंदर से मिलेगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस बाहर से मिलेगा। या तो कह सकते हो एक तरीके से ऐसे कि देयर आर टू लेयर्स इन सोप बबल। यहाँ पे दो लेयर है, इसलिए डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस वन इक्वेशन। क्योंकि ये वाला जो है एक लेयर के लिए, तो वो दो लेयर के लिए तो उसको क्या करना है, ट्वाइस कर देना है, तो 2 SLA डिवाइड बाई आर, इसको ट्वाइस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 SLA डिवाइड बाई आर। तो ये प्रेशर डिफरेंस आपको किसके लिए मिल जाएगा, ये प्रेशर डिफरेंस आपको मिल गया सॉफ्ट बबल के लिए। तो ये चीज़ है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वेशन है। तो प्रेशर डिफरेंस हमारा वाटर बबल ड्रॉप और एयर बबल के लिए कुछ सेम है दोनों, और सॉफ्ट बबल के लिए बस इसको डबल करना पड़ता है, बिकॉज इसके पास दो लेयर होता है, एक बाहर से एक अंदर से। ठीक है, दो लेयर होने के कारण इसमें जो है सो कुछ इस तरीके से आपको बताना होता है। तो ये है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड ड्रॉप्स एंड बबल्स, जिसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस को देखें, और साथ ही सबसे पहले हम लोग इसमें सीखे कि एंगल कैसे बनता है। किसी भी सरफेस पे वाटर यदि हो तो वाटर जो है सो किस तरीके से एंगल बनाता है, कहाँ एक्यूट बनाता है, कहाँ ऑब्ट्यूस बनाता है, इस चीज़ को देखें। अंश इक्वेशन को भी देखें, वाटर ड्रॉप को देखें, वाटर ड्रॉप का प्रेशर डिफरेंस देखें, एयर बबल का भी हम लोग प्रेशर डिफरेंस देखें, जो दोनों का इक्वेशन जो है सो सेम मिला, 2S/R, मतलब सरफेस ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाय आर। और इसमें जो है सो दो, मतलब सब बबल में दो लेयर होने के कारण इसमें क्या है, ट्वाइस ऑफ द सरफेस टेंशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइड बाय आर। तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4 SLA डिवाइड बाय आर। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।